कर लेते हैं क्लास एक्सटेंड। अच्छा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में सर हमने बात की थी, कोई भी काम अगर आप बड़े लेवल पे करें तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। अगर आपकी एक्टिविटी का, आपका आउटपुट का क्वांटम इंक्रीज कर जाए, आउटपुट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाए, तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। क्यों कम होती है? सबसे पहली बात तो ये जनाबे वाला, आपकी ये है परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बल्क बाइंग आप करते हैं, बल्क बाइंग करते हैं तो आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो बेसिक इनपुट है, वो आपको सस्ता मिल जाता है। ठीक है। दूसरी बात जनाबे वाला ये है कि आपने ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपके पास हो सकती हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने अपने घर में अगर कोई एक कपड़ों का जोड़ा सीना है, तो मैं वो वाली मशीनें नहीं खरीद लूँगा जो जे डॉट वाले ने खरीदी हुई है, जिस पे वो कपड़े सीते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हज़ारों लाखों के हिसाब से सूट सीने होते हैं, मैंने 1 या 2 सूट सीने हैं, तो इट डज़न्ट मेक सेंस कि मैं वो वाली मशीनरी लूँ। लेकिन वो वाली मशीनरी अगर मैं ले लूँ, तो उससे पर सूट जो एवरेज कॉस्ट आ रही है, टाइम लग रहा है, एनर्जी लग रही है, लेबर लग रही है, वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन छोटे लेवल पे जब बिज़नेस होता है तो इट डज़न्ट मेक सेंस टू एम्प्लॉय सच मशीनरी, बड़े लेवल पे इट मेक्स सेंस। इसी तरह फाइनेंशियल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के छोटी जो आप स्मॉल स्केल बोरिंग्स करते हैं, मिसाल के तौर पे आपके ये होते हैं क्रेडिट कार्ड लोन्स होते हैं, या आपके पास क्या होते हैं जो दूसरी होती है कॉटेज इंडस्ट्री के लिए फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, उसमें आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो 20, 30, 40, 50% तक चला जाता है उसी पीरियड में, जिस पीरियड में आपको बैंक से 6 से 10% पे इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा होगा। तो जब आप अब बैंक है, बैंक जो है, पहली बात तो ये कि बड़े कमर्शियल बैंक के पास अगर मैं जाऊँ ना कि मुझे 50,000 का लोन दे दें, मुझे भगा देंगे, भाग जाओ यहाँ से। उन्होंने उनके पास जो अमाउंट उन्होंने देना था वो मिलियंस और बिलियंस में होता है, जो उन्होंने लोन देना है। अब वो इसी तरह 10-10, 50-50 हज़ार के लोन देने लग जाए तो वो नंबर ऑफ कस्टमर्स इतने ज़्यादा हो जाएँगे, तो इट वुड बी टू कम्बरसम फॉर देम टू गो आफ्टर एंड कीप इन अकाउंट के हर किसी ने कितनी-कितनी पेमेंट की है, टाइमली हो रही है या नहीं हो रही। वो यही चाहेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 कुछ बड़ी पार्टीज़ आ जाएँ, उनको हम बस ये बड़े-बड़े अमाउंट्स दे दें। तो बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो आमतौर पर छोटी अमाउंट्स की तो लेंडिंग करते ही नहीं, एक बात। अगली बात जनाबे वाला ये है कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम आपको लोन दे देते हैं, आपको कोई और नहीं दे रहा ना, चलो हम दे देते हैं। लेकिन वो इतने नेक तो हैं नहीं कि वो उनको आपका इतना ख्याल हो। वो फिर ये कहते हैं कि चलो ठीक है, इंटरेस्ट जो है अब हम ज़्यादा लेंगे आपसे। तो जब आप छोटे स्केल पे छोटा बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको बोरिंग कम करनी पड़ेगी, कम बोरिंग करनी पड़ेगी तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। आप लार्ज स्केल पे अगर ऑपरेट करेंगे, जो जनाबे वाला, आपकी बोरिंग ज़्यादा होगी, एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो कम हो जाएगी। मार्केटिंग इकोनॉमीज़, आप छोटे लेवल पे, आपने मिसाल के तौर पे आपके सिर्फ 2 या 3 कस्टमर्स हैं, आप पर्सनल सेलिंग करेंगे। उनके लिए आप ये नहीं करेंगे कि जाके बिलबोर्ड लगा देंगे। ठीक है? वो फ़िज़ूल, तो उस लेवल पे जो आपकी एवरेज कॉस्ट आ रही है, वो बहुत ज़्यादा होगी। कि पर्सनली जाना, टाइम देना, एक बंदा डेडिकेटेड आपका इस काम के लिए। अगर आप बड़े पैमाने पे कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, ये आपके बार-बार कपड़ों के ब्रांड्स की आसानी से मिसाल आती है, आपके इवन ये जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, ये लेज़ वगैरह हैं, हज़ारों में, लाखों में कस्टमर्स होते हैं, तो ठीक है, उसके वो फिर जो मार्केटिंग टूल्स या एडवर्टाइजिंग टूल्स एम्प्लॉय करते हैं, उनकी एब्सोल्यूट कॉस्ट तो ज़्यादा है, लेकिन अगर वो सारे कस्टमर्स के ऊपर डिवाइड करें तो वो एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। और छोटे बिज़नेस वो काम क्यों नहीं करते? क्योंकि छोटे बिज़नेसेस के उतने कस्टमर्स ही नहीं होते हैं कि उनके लिए वो कॉस्ट जस्टिफाई हो। उनके लिए वो कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगी। मैनेजरियल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होती है कि जब आप बड़े लेवल पे अपना बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो जनाबे वाला उसके लिए क्या होगा, फिर आप स्पेशलाइज़्ड मैनेजर्स हायर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने छोटा-सा एक बिज़नेस स्टार्ट किया, लेट्स से कि आप कहते हैं जी कि मैं बस ये आज इसको ख़त्म करना है, रैप अप करना है, फिर तो बाकी कुछ नहीं है इसमें ख़ास। अच्छा, तो जनाबे वाला बात ये हो रही है कि अब जो है, अब क्योंकि आपका बिज़नेस का साइज़ बड़ा है, कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं होगा कि वो कहे कि मिसाल के तौर पे मैं मकई बेचता हूँ, बस मेरा ये एक ठेला है और मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अपनी अकाउंटिंग के लिए रखा हुआ है। ठीक है? डज़न्ट मेक सेंस कि इतनी सी तो वो मकई वाला वो अपने ज़हन में ज़बानी वो कर लेता है सारी हिसाब-किताब।
लेकिन जब आपके बिज़नेस का स्केल बड़ा होगा, तो यू वुड हायर स्पेशलाइज्ड मैनेजर्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन सब फंक्शंस के लिए। उनकी कॉस्ट टोटल तो आपको ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन एवरेज कॉस्ट जो टोटल आपके एक्टिविटी है, उस पे अगर आप डिवाइड करें तो एवरेज कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। अच्छा, ये तो सारे हमारे फ़ायदे हैं कि हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के बड़े लेवल पे अगर प्रोडक्शन करेंगे, स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारी आउटपुट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होगी। टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, एवरेज कॉस्ट कम होगी। फ़र्क पता है ना टोटल और एवरेज कॉस्ट का? टोटल और एवरेज कॉस्ट का फ़र्क पता है आपको? क्या होता है? ओह जी ओह! सर टोटल कॉस्ट होती है कि मिसाल के तौर पे आपने 5 लाख जानमाज़ें बनाई हैं ना, तो 5 लाख जानमाज़ें बनाने पे कुल कितना आपका खर्चा आया? सारी कॉस्ट्स आपने मिला ली। एवरेज कॉस्ट ये होगी जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आई है, उसको आप 5 लाख पे डिवाइड कर दें, पर यूनिट आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है, वो एवरेज कॉस्ट है। एवरेज निकाल रहे हैं, किस चीज़ का एवरेज निकाल रहे हैं कि एक यूनिट का कितना खर्चा आ रहा है, ये एवरेज कॉस्ट होती है। तो जब आपको टोटल और एवरेज कॉस्ट नहीं पता, तो जो पिछली इतनी देर से सर जिस तरह हमारे पास इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है, उसी तरह ये डायग्राम जो है, ये बड़ा अच्छा सा एक यू बनाया हुआ है। आप स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाते जाएँ, आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती जाती है। जब एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, तो इट मीन्स कि आपके पास इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आ रही हैं। फिर आपका ये वाला एक पोर्शन आ जाता है जिसमें रिलेटिवली फ्लैट हो जाता है। इसको कहते हैं इनटू रिटर्न स्केल के जितना स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? सफ़ा नंबर 358 358 एक ही डायग्राम है यार इस पेज पे। अच्छा, ये जो है पहले आपकी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आ रही है, आपने ऑपरेशंस बढ़ाए, फिर कुछ जो है वो आपको जितनी प्रोडक्शन है इंक्रीज़ करने से कोई ख़ास कॉस्ट में चेंज नहीं आया, और उससे बियॉन्ड अगर आप प्रोडक्शन अपनी मज़ीद बढ़ाते हैं, तो अब आपकी एवरेज कॉस्ट कम होने की बजाय बढ़ जाती है। एवरेज कॉस्ट कम होने की बजाय बढ़ जाती है। सवाल ये है कि ये डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्यों होती हैं? डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, एक तो आपके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बिज़नेस इतना बड़ा हो गया है कि लोग जो हैं वो आपस में सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। ठीक है? जो ऊपर आपकी हायर लेवल मैनेजमेंट ने डिसीजन किए हैं, वो नीचे आते डाइल्यूट हो जाते हैं। अच्छा, फिर इस तरह ये है कि वर्कर्स जो है वो एलियनेटेड फ़ील करते हैं कि उन लोगों को क्या पता हम असल में किस तरह काम कर रहे हैं, तो वो तो हमें, तो वो उनके जो लेवल्स ऑफ मोटिवेशन है, वो कम हो जाते हैं। ये 2 ब्रॉड आपके रीज़न्स हैं। कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेम ही चीज़ है आपकी। डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो है उनको आप अवॉइड करना चाहते हैं तो क्या करें? डिसेंट्रलाइज़ेशन करें, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उसका हल ये है कि डिसेंट्रलाइज़ेशन क्या होता है? सेंट्रलाइज़ेशन होता है कि आपका जो मेन हेड ऑफ़िस है वो सारे डिसीज़न लेगा। डिसेंट्रलाइज़ेशन होता है कि आपकी जितनी भी लोकेशंस हैं उनको आप अलाउ करते हैं कि ये डिसीज़न्स हैं आप खुद ले लें। अब इसमें लाज़मी नहीं है कि डिसेंट्रलाइज़ेशन कर दिया तो आप उनको कहेंगे जो मर्ज़ी आ रही है खुद करें। डिसेंट्रलाइज़ेशन इसके भी लेवल्स हैं। एक लेवल ये हो सकता है कि आप कहें कि जो भी करना है एक दफ़ा बता के करें। कर लें खुद, लेकिन एक दफ़ा बता दें। एक ये हो सकता है कि आप उनको कहें कि मिसाल के तौर पे 1 लाख रियाल से कम का जो खर्चा है ना, उसके लिए हमसे कुछ ना पूछें, उससे ऊपर के जो खर्चा है उसके लिए हमसे पूछ लें। क्योंकि 1 लाख से कम जो खर्चा है वो इतना छोटा है कि अब और इतने काम करने को तो हम इतनी छोटी-छोटी चीज़ों में नहीं पड़ सकते। इससे जो बड़ी चीज़ है वो मेरे लिए मटीरियल है वो पूछ लिया करें। एक और तरीका ये हो सकता है डिसेंट्रलाइज़ेशन का कि आप मिसाल के तौर पे कहें कि हायरिंग मैं करूँगा, बाकी सारे काम आप अपनी मर्ज़ी से देख के खुद कर लें। या मार्केटिंग जो है वो मैं करूँगा। तो ये डिसेंट्रलाइज़ेशन के लेवल है और बिज़नेस जो भी उनको सूट करेगा उसके अकॉर्डिंगली वो करेंगे। अच्छा जी। इसी तरह आप जो डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे कभी जो है आप वो एक इंडस्ट्री में बिज़नेस शुरू कर देते हैं, फिर दूसरी इंडस्ट्री में बिज़नेस शुरू कर देते हैं, फिर तीसरी इंडस्ट्री में, तो ये डाइवर्सिफ़िकेशन जो है इसको ज़रा आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आपकी डाइवर्सिफ़िकेशन होगी तो आपका चीज़ों पे फ़ोकस नहीं हो सकेगा। फ़ोकस नहीं होगा तो ये जो हमने ऊपर इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की टाइप पढ़ी थी ना, ये सारी इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हैं। एक होती है एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होती है कि आप कहते हो कि इंडस्ट्री ग्रो की है। मिसाल के तौर पे मेरी अकेली अगर एक जगह पे फैक्ट्री है, तो मेरे जितने भी सप्लायर हैं वो ज़्यादा चांस यही है कि मुझसे दूर होंगे। मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे चीज़ें खरीदना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह होगी। मेरे इलाके में अगर मेरी जैसी 5-6 फैक्ट्रियाँ लग जाएँ, तो अब सप्लायर देखेंगे कि इस जगह पे बिज़नेस ज़्यादा है, वो आएँगे यहाँ पे।
ठीक है? तो मेरी वजह से नहीं, बाकी एज़ अ होल बिज़नेस ग्रो करने की वजह से सबकी कॉस्ट कम हो गई है। ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होती हैं, ठीक है? अच्छा जी, डाइवर्सिफ़िकेशन आपने कम करनी है, डिसेंट्रलाइज़ेशन करनी है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव करनी है, तो उससे आपकी डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो हैं वो कम हो जाएँगी। ठीक है सर जी, यहीं तक रख